हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोग अध्ययन किए थे वन एवं वन्य जीव संसाधन। उसी में से जो बचा हुआ था फिर आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यानी यहाँ पर जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा इसको विभाजित किया गया, कई भागों में बांटा गया, कई श्रेणियों में बांटा गया। पहला है सामान्य जातियाँ। वह जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कीटंग, रोडेट्स इत्यादि। इसमें देखिए सामान्य जातियाँ जो लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे पशु है, साल है, चीड़, कृंतक, यानी तमाम पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, सामान्य चीज़ें हर जगह पाई जाती हैं। इसके बाद है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वह जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वह जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूँछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं जो संकटाग्रस्त, यानी इनका विलुप्त होने की शंका है कि भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे। इसलिए सरकार इस पर विशेष ध्यान दी, तमाम अधिनियम बना दिया गया है। जैसे इसमें आप देख रहे हैं, क्या नाम इसको बताया गया अभी आपको, काला हिरण। काला हिरण जिसमें उनके ऊपर केस चला था, सलमान खान के ऊपर काला हिरण का शिकार किए थे, तो इसको संरक्षण प्रदान किया गया, इसका कोई शिकार नहीं कर सकता है। भारतीय जंगली गधा, ये भी विलुप्त होने वाले हैं। गैंडा है, ये भी विलुप्त होने वाले। शेर है, पूँछ वाला बंदर, इन सबको संरक्षण प्रदान किया गया क्योंकि संकट में है, कभी भी ये समाप्त हो सकते हैं। अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो हम लोग या आने वाली पीढ़ी इसको देखने को नहीं पाएंगे। तमाम ऐसे जीव जंतु, जैसे इस समय गिद्ध समाप्त हो गए, कहीं कहीं पर हैं, अब देखने को नहीं मिलता है। अगला आता है इसमें सुभेद। ये वह जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। कुछ ऐसी जातियां हैं, जीव जंतु हैं, जो उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जाए, अगर कम होती जाएगी तो संकट में हो जाएंगे, समाप्त। जिससे इसमें कह रहा नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, मछली, ये सब क्या समाप्त होने के कगार पे है, तो इनको भी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। फिर आ रहा है दुर्लभ जाति। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं प्रज्योतित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तमाम ऐसी दुर्लभ जातियां हैं जो विलुप्त होने वाली, इनकी ऐसी परिस्थिति बनती जाए, विषम परिस्थिति है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए स्वयं मानव ही जिम्मेदार है। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते जा रहे हैं। स्थानिक जातियाँ, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों के उदाहरण। कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो किसी विशेष स्थान पर मिलते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। जैसे इसमें क्या कह रहा है, अंडमानी टील अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, निकोबारी कबूतर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कबूतर पाए जाते हैं, अंडमानी जंगली सुअर अरुणाचल प्रदेश के मिथुन इन जातियों का उदाहरण है। एक किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते हैं। अगला है लुप्त जातियाँ। ये वह जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से भी लुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। तमाम ऐसे जीव जंतु हैं जो लुप्त हो गए हैं इस समय नहीं। जैसे इसमें क्या कह रहा है, एक है आपका एशियाई चीता विलुप्त हो गया, गुलाबी सिर वाली बतख शामिल है। फिर है एशियाई चीता कहाँ चला गया। अब ये प्रश्न उठता है, एशियाई चीता जो है कहाँ चला गया।
भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा है और विशिष्ट सदस्य है, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। चीते की विशेष पहचान उसकी आँखों के कोने से मुख तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जात बहुत पहले 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया। जो एशियाई चीता है 1952 में भारत में लुप्त हो गया, पहले घोषित कर दिया गया 1952 में कि भारत में भी जूझ नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसकी विशेषता क्या है। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली के रंग रूप का ये होता है, लेकिन बिल्ली से ये बड़ा होता है। इसकी विशेष पहचान क्या है, 1 घंटे में 112 किलोमीटर दौड़ सकता है। अक्सर सब तेंदुआ को ही चीता मानते, नहीं तेंदुआ चीता नहीं, तेंदुआ और चीता में अंतर होता है। चीता जो होता है, चीते की विशेष पहचान उसकी आँख के कोने से मुख तक नाक के दोनों ओर फैली आंसू के लकीर नुमा निशान बने होते हैं। अब देखिए ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे यहाँ थे लेकिन आज वो विलुप्त होते जा रहे हैं। फिर है वह प्राकृतिक कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जाति और प्राणी जाति का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। अब आपको पता करना है कौन ऐसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला आपका आता है वह प्रतिकूल कारक कौन से जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। अब आपको मालूम करना है कि कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे पेड़ पौधे जीव जंतुओं का भयानक ह्रास हुआ है। यदि आप चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है। यानी अब हम जब देखते हैं चारों तरफ जो प्राकृतिक संसाधन थे वो कैसे परिवर्तित किए, परिवर्तित कौन किया, हमें लोग स्वयं किए हैं। जैसे देखिए हाईवे बना। अब हाईवे देखिए पहले एक सड़क ही सिंगल सड़क था जिससे सब लोग आते जाते थे, लेकिन अब सड़क की चौड़ाई अधिक हो गई, 4th लेंथ हो गया, जिससे क्या हुआ यहाँ पर तमाम पेड़ पौधे काट दिए गए। फिर क्या दिया है हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है। यानी पेड़ पौधों से जो हमें लकड़ी मिल रहा, छाल मिल रहा, पत्ती मिल रही, रबड़ मिल रहा, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि जितने कुछ मिले, चाहे प्रत्यक्ष लाभ हो या अप्रत्यक्ष लाभ हो, उसको हम ही लोग ही उपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करने के साथ साथ हम उसका नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम मानव जात जो होता है बहुत स्वार्थी होता है, अपना ही लाभ देखता है, पर्यावरण को नहीं देख रहा, तो उसके भुक्तभोगी ही मानव हो रहे हैं। इसलिए हम ही जिन्होंने वन और वन जीवन को नुकसान पहुंचाया। भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951-1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों और विशेषकर पूर्वोत्तर मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि, झूम खेती अथवा स्लेश और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। अब इसमें देखिए उपनिवेश काल, यानी जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तब रेल लाइन बिछाया गया, तब तमाम पेड़ पौधे काटे गए, जंगल काटे गए। कृषि कार्य जो किया जाता, तमाम पेड़ पौधों को काट करके कृषि योग्य भूमि बनाया गया। अब इसके बाद वाणिज्यिक वानिकी, यानी जो इसमें क्या नाम है आपका, पेड़ पौधों से लकड़ियाँ जो होती हैं उसका व्यापार किया जाता है, उससे जो फर्नीचर बनता है, तो पेड़ पौधे काटते हुए जा रहे हैं।
स्वतंत्रता के बाद भी वन संसाधनों की सिकुड़ने कृषि फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक। हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हो गया फिर भी पेड़ पौधे काटे गए। पेड़ पौधे काटने से क्या हुआ, वन कम हो गया। जबकि एक मानक बनाया गया है किसी भी देश में जो क्षेत्रफल हो उसमें 33% वन होना चाहिए, जबकि भारत में 19% है जो मानक की दृष्टि से कम है। अब देखिए इसमें कह रहा है अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित, जो पहले जनजातियां थी स्थानांतरित कृषि करती, जिसे झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। ये लोग क्या करते थे, जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे। झूम है देख रहे हैं ना, तो ये लोग क्या करते थे, जंगलों में जीवन व्यतीत करते, पेड़ पौधों को काट देते थे। काटने के बाद उसके फैला देते, पेड़ सूख जाते, उसको जला देते, सुराख को छींट देते थे और उसका गुड़ाई उड़ाई करके जुताई करके उस पर कृषि कार्य करते थे। क्योंकि जो राख होता है उसमें पोषक तत्व पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, इससे फसलों का उत्पादन अच्छा होता था और इसलिए वो कृषि कार्य उसमें करते थे। जब वो अनुपजाऊ भूमि हो जाती थी फिर वही प्रक्रिया करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, जंगलों को पेड़ पौधों काट देते थे, जला करके उस पर कृषि कार्य करते। तो जनजातियों के कारण भी पेड़ पौधे का बहुत अधिक नुकसान हुआ। अब तो सरकार ने इस पर रोक लगा दिया है। और कल धन्यवाद।